हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त टू के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, और इसके लिए हम मैप पे नज़र डाल लेते हैं एक बार। हाँ, तो कल फ्रेंड्स हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि कैसे ये ऑरेंज वाला आप जो एरिया देख रहे हैं पूरा, ये ऑरेंज वाला पूरा एरिया गुप्ता डायनेस्टी का है, गुप्ता एम्पायर का है। तो ये कैसे इस्टाब्लिश हुआ और कौन कौन रूलर्स इसके पीछे थे, ये हमने कल पढ़ा था। तो कल हमने देखा था फ्रेंड्स कि यहाँ पे बिहार में छोटा सा लैंड मिला हुआ था जो श्री गुप्ता को, और उन्होंने उस लैंड के ज़रिए कैसे अपनी डायनेस्टी की स्थापना की और कैसे अपना एम्पायर वहाँ पे साम्राज्य खड़ा किया। फिर उसके बाद उनके बेटे आते हैं घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद उनके बेटे आते हैं आपके चंद्रगुप्त वन। तो चंद्रगुप्त वन के बारे में आप सभी जानते हैं, उन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल हासिल किया था, अडॉप्ट किया था, और इसलिए उन्हें जो है किंग्स ऑफ द ग्रेट किंग्स बोला जाता था, क्योंकि जो उनके पिता और दादा थे वो महाराजा लगाते थे अपने नाम के आगे। फिर उन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल लिया था चंद्रगुप्त वन ने। और फ्रेंड्स, ये इसलिए भी था क्योंकि एग्जैक्टली में यही थे जिन्होंने एक्सपेंशन के बारे में, अपने साम्राज्य को और बड़ा विकसित करने के बारे में सोचा था। हालांकि उनके पास पहले बिहार का छोटा ही रीजन था, लेकिन ये जितना आप डार्क ब्लू कलर से देख रहे हैं ये पूरा उन्हीं का किया हुआ एक्सपेंशन है, पूरा जीता हुआ और एरिया है। यहाँ पे नेपाल का भी उन्होंने थोड़ा सा एरिया कवर किया था। वो मैंने आपको बताया था कि कैसे उन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी की, और कैसे उनके पिता ने एक पीस ट्रीटी साइन की। उसके बाद उन्हें दहेज में, एक तरह से आप कह सकते हैं, वो लैंड मिल गया, वो एरिया मिल गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। उसके बाद उनके बेटे आते हैं, उन दोनों के बेटे आते हैं समुद्रगुप्त, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे आप कह सकते हैं, और इसके साथ ही दिल के भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे राजा थे, क्योंकि उनसे प्रजा बहुत खुश रहती थी। और ये आप जो पर्पल कलर से एरिया देख रहे हैं ये सब समुद्रगुप्त का ही एरिया है, जीता हुआ, एक्सपैंड किया हुआ। पूरा नॉर्थ में आपको मैंने कल बताया ही था कि कैसे उन्होंने अच्युत और नागदत्त इन सबको जो है हराया था, और नीचे साउथ में आपके दक्षिण पथ में 12 रूलर्स थे, 12, उनको कैसे हराया। तो सबके लिए आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आज हम फ्रेंड्स जो बात करेंगे वो बात करेंगे समुद्रगुप्त के बेटे की, और समुद्रगुप्त के बेटे थे चंद्रगुप्त टू। ठीक है। वैसे तो जो है उनके मरने के बाद, उनके देहांत के बाद जो आते हैं वो तो आते हैं उनके बेटे रामगुप्त, लेकिन उनके बारे में कल मैंने बताया था आपको कि कैसे उनको थोड़े जेंडर को लेकर के डाउट किया जाता था, और उन्हें लोग मतलब बोलते थे कि काफ़ी डरपोक किस्म के थे। तो आज हम जानेंगे एग्जैक्टली वो स्टोरी क्या थी जो लोग ऐसा बोलते हैं या रिकॉर्ड्स में ऐसा पाया जाता है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त टू का जो रेन था वो स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट आपका 380 380 AD में, जो कि 415 तक चला था एग्जैक्टली। और इन्होंने आपका जो रीजन मैंने अभी मैप में भी दिखाया वो मालवा गुजरात रीजन था, और आपका नॉर्थ का मुंबई का सौराष्ट्र वगैरह था, सब इन्होंने एक्सपैंड किया था, सबकी बोलती बंद कर दी थी जिन्होंने भी मतलब, और जो समुद्रगुप्त के बाद रूलर्स थे उन सबको छोटे मोटे जो भी थे हराते हुए वो एक्सपैंड किया था। आगे का जो मैंने अभी लाइट ब्लू में आपको रीजन दिखाया था वो पूरा उनका कॉन्कर किया हुआ है। इनकी माता का नाम फ्रेंड्स था दत्ता देवी, और वाइफ का नाम था ध्रुव देवी। तो फ्रेंड्स, ये जो ध्रुव देवी हैं वो एग्जैक्टली पहले तो वो रामगुप्त की धर्मपत्नी थी। तो जो मैं आपको बता रही थी कि रामगुप्त बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं आप डरपोक किस्म के इंसान थे, और राजा के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थे शायद, इसीलिए उन्हें राजगद्दी से हटा करके चंद्रगुप्त टू ने गद्दी हासिल कर ली थी। तो उसकी भी स्टोरी है फ्रेंड्स, वो हमें मिलती है आपको आपके ये विशाखा दत्त के प्ले से, जो कि नाट्य दर्पण
के नाम से है, उसमें मेंशन किया हुआ है कि जब आपके साका रूलर्स थे रुद्र सिंह थर्ड, उन्होंने अटैक किया था तो उनसे हार गई थी इनकी सेना राम गुप्त की। तो राम गुप्ता ने अपनी मतलब अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपनी वाइफ को जो है उनके आगे सौंप दिया कि लो भाई मेरी वाइफ को ले जाओ, मुझे छोड़ दो। तो उनकी वाइफ कौन थी? ध्रुव देवी। उन्होंने कहा भाई मेरी वाइफ ध्रुव देवी को ले जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। तो ये देखते हुए जो है क्या कहते हैं चंद्रगुप्त आ गए उनके भाई। उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे भाई, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऐसे कैसे जाने देंगे हम। उन्होंने वहाँ पर इनको डिफीट किया, इनका खात्मा किया, मतलब इनको डिफीट किया, इनको हरा करके और अपने भाई को साइड करके गद्दी हासिल की कि भाई आज तुम अपनी वाइफ को दे रहे हो, कल को तुम सिंहासन भी दांव पे रख दोगे, तुम सब कुछ दे दोगे, ऐसे तो हमारा पूरा अम्पायर, पूरा जितना भी हमारा साम्राज्य सब चला जाएगा। तो उनको हटा करके उन्होंने गद्दी हासिल की। और ये हमें जो पता चलता है वो हमें नाट्य दर्पण से पता चलता है, उसमें विशाखादत्त के प्ले में मेंशन किया हुआ है, ये चीज़ दिखाई गई है, दर्शाई गई है। और फ्रेंड्स इन्होंने जो एक्सपेंशन किया वो मैंने आपको दिखाया, ये पूरा गंगा से लेके आपका इंडस रिवर तक था। और जो आपका मैंने नॉर्थ पाकिस्तान का रीजन दिखाया था वो सब पूरा, और सेंट्रल नॉर्थ इंडिया से ले करके बाकी तो उनके पिता ने पूरा कवर ही किया था समुद्रगुप्त ने, क्योंकि उनका तो इरादा ही था धरणीबंध का कि पूरी दुनिया को उन्हें जो है पूरी सारी सृष्टि की धरती को उन्हें जीतना है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये इतना एक्सपेंशन कर पाए थे। तो अभी तक तो रेन बिल्कुल सही था फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन चल रहा था एक तरह से आप कह सकते हैं, और अच्छा ही था। इनके टाइम पे फ्रेंड्स जो कैपिटल थी वो वैसे तो पाटलिपुत्र ही थी, पर कुछ टाइम के लिए फ्रेंड्स ये उज्जैन को भी उनकी कैपिटल रखा गया था, जो कि उनकी दूसरी कैपिटल थी। कुछ ही टाइम के लिए थी, एक तरह से टेम्प्रेरी थी आप कह सकते हैं। जब इन्होंने मालवा वगैरह रीजन जीता था तब उज्जैन उनकी कैपिटल हो गई थी, क्योंकि ये भी प्रॉस्पर रीजन था, काफ़ी मतलब अच्छा था, यहाँ से ट्रेड वगैरह बहुत अच्छा था, ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह, इस वजह से ये सेकंड कैपिटल थी। पर वैसे उनकी पाटलिपुत्र ही थी। इसके साथ ही फ्रेंड्स इन्होंने भी टाइटल अडॉप्ट किया था, आपका अपनाया था विक्रम आदित्य का और परम भगवत का। और फ्रेंड्स मुझे बताइएगा ज़रा कमेंट बॉक्स पे कि विक्रमादित्य का टाइटल अब तक की कितने रूलर्स ने जो है अडॉप्ट किया है, ठीक है, ये बताइएगा ज़रा कमेंट करके कि टोटल कितने रूलर्स हैं जिन्होंने विक्रमादित्य टाइटल अडॉप्ट किया है। और फ्रेंड्स ये परम भगवत का टाइटल ये जो है फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने इसको धारण किया था, और ये लॉर्ड विष्णु के एक्चुअली परम भगवत थे, भक्त थे। और इस बात की पुष्टि हमें महरूली ये जो इंस्क्रिप्शन है इस आयरन पिलर पे ही मिलती है कि वहाँ पे एक्चुअली एम्बलम बना हुआ है, तो उसमें गरुड़ का है, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि वो लॉर्ड विष्णु के जो है भक्त थे, मतलब उनकी पूजा करते थे। और बाकी महरूले आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में ये जो कि आपका प्रेजेंट डे में कुतुब मीनार के पास लोकेटेड है दिल्ली में, तो वो वहाँ पे हमें उनका नाम दिखता है चंद्र, वहाँ से हमें पता चलता है कि मतलब उनका नाम चंद्रगुप्त टू था, तो वहाँ पे उनका नाम ये चंद्र मेंशन है उस पिलर पे। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि कौन से जो है पिलर पे या इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि उनका नाम चंद्र ऐसे मेंशन था। और फ्रेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स तो लाजवाब था, जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लैंड वगैरह बहुत ही फर्टाइल थे, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी ज़मीनें सब। तो कृषि जो विभाग था और सब सेक्शन था वो सेक्टर बहुत ही अच्छा था। तो इस वजह से जो आपकी ये इन्होंने मालवा और रीजन जीता हुआ था गुजरात वगैरह का, तो वहाँ पे उज्जैन का बहुत ही ज़्यादा मतलब उम्दा तरीके से आप कह सकते हैं कि वहाँ पे उपजाऊ खेती और सब चीज़ होती थी। और प्लस जो हमारा वेस्टर्न कह सकते हैं आप वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे कल्चर से इसलिए प्रभावित रहता है, वो हमारे यहाँ के सिल्क से, हमारे यहाँ के कपड़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता था। और इसी वजह से यही एक रीज़न ही था कि इन्वेजन होते थे बार बार इंडिया में। सिल्क है, यहाँ के स्पाइसेस जो आपकी पेपर होती थी वो बहुत ज़्यादा
फेमस थी, और आर्ट एंड कल्चर तो था ही फेमस, बाकायदा ये आपके सिल्क वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। इसी रूट से भी ट्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा होता था और एक्सपोर्ट वगैरह होता था, उससे इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। उसका बाद में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हुन्स ने इन्वेजन किया तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और कैसे यही एक रीज़न था कि उससे उनका डाउनफॉल भी हुआ, उनका साम्राज्य धीरे धीरे गिरता गया। अच्छा फ्रेंड्स, ये भी बताइएगा कि पृथ्वी प्रथम वीर जो टाइटल है वो गुप्ता के कौन से रूलर ने अडॉप्ट किया था। ये टाइटल भी पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि मतलब किसने अडॉप्ट किया था। अच्छा, और अब जानते हैं हम इनके ज़रा जो है नवरत्न के बारे में, जो 9 जेम्स थे भाई, सबसे फेमस गुप्ता डायनेस्टी के, जो एक तरह से जाहिर सी बात है हमारे जेम्स ही हैं नवरत्न, और ये आपके चंद्रगुप्त टू के ही रेन में पाए जाते हैं। ये उनकी ही कोर्ट में थे, उन्हीं की सभा में थे एक्चुअली। तो इनमें कौन थे ये आप सब जानते हैं, कालिदास भाई सबसे फेमस, हाँ, जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, इनके बारे में कौन नहीं जानता, कितने बड़े कवि हैं ये, पोएट हैं। और फिर धन्वंतरी हैं, ये आपके फिजिशियन थे। उसके बाद आपके व्रामीर, बहुत ही उम्दा किस्म के आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने पूरे आपके जो है क्या कहते हैं गैलेक्सी को और सौरमंडल को सबको खोल के रख दिया था एकदम इंडिया के सामने उस टाइम पे, एंशियंट टाइम में। और बाद में ब्रिटिशर्स ने आकर के सब चौपट कर दिया कि नहीं, हम इंडियंस तो कुछ जानते ही नहीं हैं। फिर उसके बाद आपके अमर सिम्हा हैं, ये लेक्सिकोग्राफर थे। लेक्सिकोग्राफर फ्रेंड्स जो कि डिक्शनरी लिखते हैं, कंपाइल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, उस टाइम पे भी डिक्शनरी लिखी जाती थी, वर्ड्स वगैरह की कितना महत्व था, मतलब हमारा इंडिया कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं नॉलेजेबल है। हमेशा यहाँ पे नॉलेज की कभी भी कमी नहीं रही है, तभी तो ब्रेन ड्रेन होता है यहाँ से। फिर फ्रेंड्स आपके थे शंकु, जो कि आर्किटेक्ट थे बहुत ही अच्छे, और शपनाक, ये आपके एस्ट्रोलॉजर थे। उसके बाद आपके वरुचि, ये आपके ग्रामरियन थे, और वेतल भाट, ये आपके मैजिशियन थे फ्रेंड्स। उसके बाद आपके नवे जो नवरत्न थे लास्ट, वो थे आपके घटकर पर, ये एक डिप्लोमेट थे। देख लीजिएगा फ्रेंड्स ये लिस्ट और याद कर लीजिएगा। वैसे तो इनमें से कुछ ही पूछे जाते लेकिन सारे ही इम्पोर्टेंट हैं ऑलमोस्ट। तो फ्रेंड्स कुछ डाउनफॉल से पहले, बात करने से पहले हम कुछ अच्छाई जान लेते हैं उनकी। ऑफकोर्स इंसान की बुराई से पहले कुछ अच्छाई जान लेनी चाहिए उसके बारे में। तो उनकी क्या अचीवमेंट्स और क्या लेगेसीज थी वो हम जान लेते हैं, एग्जैक्टली क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए गुप्ता डायनेस्टी ने, गुप्ता एम्पायर में, और क्या क्या हम लोगों को एग्जैक्टली मिला उनसे, पूरी दुनिया को। तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी हमने नवरत्न के बारे में पढ़ा कि कैसे व्राहमीर एक उम्दा किस्म के एस्ट्रोनॉमर थे, और इन्हीं के साथ थे आपके आर्यभट्ट। इनको कौन नहीं जानता, जाहिर सी बात है, ज़ीरो की खोज इन्हीं ने की, जिसका बहुत मजाक भी उड़ाया जाता है कि आखिर क्यों ज़ीरो आया और सब। और इसके साथ ही फ्रेंड्स यही थे पहले इंसान जो आप कह सकते हैं कि उन्होंने थ्योरी भी दी थी कि कैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करता है, और एक टाइम पीरियड बताया था कि साल में एग्जैक्टली कितना टाइम होता है और कितने टाइम मूव करता है, क्या रोटेशन टाइम है, वो सब पूरा इन्हीं ने निकाल करके रखा हुआ था। और जो आपका सोलर और लूनर एक्लिप्सेस हैं वो सब भी इन्हीं ने बताया था, इन्हीं से हमें सब पता चलता है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितने महान लोग थे, और ब्रिटिशर्स ने कभी हमारी इज्जत नहीं की, हम उनके ग़ुलाम बन के रहे इतनी नॉलेज होने के बाद भी। इसके साथ ही फ्रेंड्स इन्हीं के पीरियड में, गुप्ता के ही पीरियड में हम सुश्रुत संहिता पाई जाती है, जो कि संस्कृत टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्री है, और उसमें फ्रेंड्स आपकी ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, और सबसे अहम बात सर्जरी के बारे में, कैसे मेडिसिन और सर्जरी का यूज़ है वो बताया गया है। उस टाइम पे भी सोचिए आप, सर्जरी जो आपकी ये चीड़ फाड़ किया जाता है
मेडिसिन और मेडिकल डिपार्टमेंट में, वो आपकी सुश्रुत संहिता में उस टाइम पे लिखा गया था, पाया जाता है। अभी आयुर्वेदिक तो अभी भी ग्रो कर रहा है, खैर उस टाइम पे वो था, सोचिए कितना प्रचलित था। यहीं से फ्रेंड्स आपके गुप्ता डायनेस्टी से ही चेस जो इतना खेलते हैं सब लोग, इंडोर गेम है, और वो भी यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, यहीं से उसकी भी आप कह सकते हैं उत्पत्ति हुई है एक तरह से। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो आपका ये फेमस टेक्स्ट है आपका कामा सूत्र, ये वात्स्यायन ने लिखा हुआ है संस्कृत में, ये भी इन्हीं के पीरियड का ही है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और साइंस सब कुछ इन्हीं के पीरियड में पाया जाता है। इसी वजह से यही एक मेन रीज़न है कि इनके एरा को गोल्डन एरा कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इनका जो कल्चर आर्ट सब कुछ था बहुत ही उम्दा था। आप देख सकते हैं, आप उनके नवरत्न और प्लस जो है कालिदास, जाहिर सी बात है उनकी जो है क्या कहते हैं इतनी फेमस पोइट्रीज़ हैं सब, अभिज्ञान और शकुंतलम जो भी सब हम लोग पढ़ते हैं वो सब कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और सब इन्हीं के पीरियड से आई है। तो मौर्यन डायनेस्टी के बाद अगर कोई था तो वो सच में गुप्ता डायनेस्टी था, लेकिन मौर्यन डायनेस्टी आर्ट एंड कल्चर इसमें फेमस नहीं था। ये सब जितना भी एडवांसमेंट हुआ है साइंस की फील्ड में, कल्चर की फील्ड में, वो सब गुप्ता डायनेस्टी में हुआ है। तो इतना सब कुछ होने के बाद कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर लेता है इंसान, बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है तो कभी ना कभी नीचे गिरता ही है। तो वही हुआ गुप्ता डायनेस्टी के साथ भी कि उनका डाउनफॉल बस उसके आगे से ही स्टार्ट हो गया एक तरह से। अभी हम पढ़ेंगे जानेंगे उनकी मिलिट्री कैसी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इसी वजह से वो सारी जितने भी जंग वगैरह हुआ करते थे, रिवोल्ट, वो सब जीत जाते थे, क्योंकि उनकी मिलिट्री पार बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। और उसके साथ ही उनके जो मेंटोर थे, उनके जो राजा थे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त टू ही तक की एक टाइम था जो कि सच में मतलब फ्लरिश किया है आर्मी और सबके मामले में, वरना आगे चल कर के बस डिग्रेडेशन ही स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं मिलिट्री कैसी थी फ्रेंड। तो फ्रेंड्स इनकी जो मिलिट्री थी वो मेजरली डिपेंड करती थी, निर्भर करती थी आपके इन्फेंट्री आर्चर्स पे, जो कि आपके ये वॉकिंग वाले होते हैं। इन्फेंट्री मतलब वॉकिंग वाले जो होते हैं वो उन पे निर्भर करती थी, और वो यूज़ करते थे आपका ये जो भाले वगैरह और बाण वगैरह सब होते थे वो बैम्बू से बने होते थे मेजरली। उनके आगे मतलब एक ये मेटल हेड होता था, मेटल से बना हुआ, जो कि पूरा पेनिट्रेट करते हुए जाता था, मतलब एकदम तेज़ धार के साथ अंदर शरीर के प्रहार करता था। और कभी कभी कॉमन नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन कभी कभी स्टील का जो बो रहती थी, बाढ़ रहती थी, उसका भी वो यूज़ करते थे। सोचिए आप, स्टील तो कितना ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट अलॉय होता है, जो कि मतलब एकदम छेद कर दे शरीर में, उस टाइप से बहुत ज़्यादा ही घात करता था वो। उसके बाद ही फ्रेंड्स जो चंद्रगुप्त टू थे तो उनके टाइम पे आर्मी बहुत ही बड़ी थी। पहले से ही समुद्रगुप्त सब ने मतलब अरेंज करके रखा हुआ था, इतना मेंटेन करा हुआ था आर्मी को। तो उनके पीरियड में जो आर्मी थी वो, उसमें आपके अराउंड 5 लाख इन्फेंट्रीज थे जो आपके वॉकिंग वाले थे, और 50,000 आपके जो है कैवलरी थे। कैवलरी मतलब जो आपके घुड़सवार होते हैं, ठीक है, वो 50,000 थे। समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा संख्या में थे। और उसके साथ ही फ्रेंड्स आपके 20,000 कैरी, आपके जो है क्या कहते हैं 20,000 थे, उनकी क्वांटिटी सोच लीजिए कितनी ज़्यादा थी। प्लस 10,000 हाथी थे। और इसके साथ ही फ्रेंड्स उनकी एक पावरफुल नेवी हुआ करती थी, अराउंड 1200 शिप्स से ज़्यादा ही थे उनके पास। तो आप सोच सकते हैं उनकी आर्मी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और इसी वजह से वो सबसे रिवोल्ट जीत जाते थे, जो भी उनके अगेंस्ट खड़ा होता था उसको वो हरा देते थे।
लेकिन खाली आर्मी और मिलिट्री के स्ट्रॉन्ग होने से, एफिशिएंट होने से कुछ नहीं होता जब तक राजा भी ना हो। तो बस चंद्रगुप्त टू के ही बाद से फ्रेंड्स डाउनफॉल थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था। आप कह सकते हैं कि बस मतलब कोई एक्सपेंशन उसके बाद हुआ नहीं। पहला रीज़न तो यही था कि कोई एक्सपेंशन हुआ नहीं। फिर उसके बाद उनके बेटे आते हैं कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त जो है वो को एफिशिएंट आप नहीं कह सकते कि नहीं थे, वो एफिशिएंट थे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े एम्पायर को मेंटेन करके रखा हुआ था, रिटेन करके रखा हुआ था संभाल के। तो जाहिर सी बात है वो एफिशिएंट तो थे, लेकिन हाँ कोई नया एक्सपेंशन नहीं किया था। उनकी कोई मतलब नई विक्ट्री के बारे में हमें नहीं पता चलता है कि कोई एक्सपेंशन किया था। हाँ उन्होंने भी अश्वमेध सैक्रिफाइसेस किए थे, परफॉर्म किए थे उसके बाद। और जो आपका ये पूरा बंगाल और काठियावाड़ का रीजन और हिमालय से लेके नर्मदा का, वो सब मेंटेन करके उन्होंने रखा हुआ था। तो अराउंड इन्होंने भी 40 साल तक की रूल किया, और इतने साल तक की संभाल के रखना इतना बड़ा साम्राज्य आसान काम नहीं है। ये भी एक अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स इनके रेन में जो हुई वो थी आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी। ये फ्रेंड्स इन्हीं की रेन में इस्टेब्लिश हुई है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो आपकी पाई जाती है बिहार में, वो इन्हीं के रेन में इस्टेब्लिश हुई थी, किसी भी गुप्ता रूलर के नहीं, कुमार गुप्ता के रेन में नालंदा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी। फ्रेंड्स उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। और वैसे तो चंद्रगुप्त के बाद काफ़ी रूलर्स आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त हैं। तो स्कंदगुप्त का जो आपका रेन था वो 455 से 467 तक माना गया है। जो लास्ट एक्चुअली कॉइन पाया गया तो उसमें 467 ही डेट मेंशन्ड है, ठीक है, सिल्वर कॉइन है तो उसमें यही डेट मेंशन हुई है 467 की। तो उसी से हमें पता चलता है इनके रेन का। और इनके टाइम पे फ्रेंड्स सुदर्शन लेक को जो है रिपेयर किया गया था, काफ़ी बारिश और उसके बाद जो है वो भर गई थी, बहुत ज़्यादा उफला गई थी सब, तो उसको रिपेयर किया गया था, इन्हीं के गवर्नर्स वगैरह ने रिपेयर करवाया था। हालांकि ये जो सुदर्शन लेक है फ्रेंड्स, इस पे पहले से भी काम चल रहा था। इसमें पहले आपके जो है अशोका ने और आपके जो रुद्र दमन वन थे, उन्होंने भी इस पे काम किया हुआ था। तो ये तीसरे थे स्कंदगुप्त जिन्होंने अल्टीमेटली इसे रिपेयर कराया, तो इनको भी श्रेय दिया जाता है, इनके पीरियड में ये रिपेयर हुई थी। अब फ्रेंड्स जो बात आती है वो डिग्रेडेशन की आती है कि डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ। फ़िलहाल तो फ्रेंड्स इन्हीं के पीरियड में हुंस का इन्वेजन हुआ था। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हुंस का इन्वेजन जो हुआ था, जो अटैक हुआ था, वो किसके पीरियड में हुआ था, तो वो स्कंदगुप्त के ही पीरियड में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इन्हें हरा दिया था इन्होंने, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने हरा दिया था, जी हाँ, ये इनको हराने में सफल रहे। और इस बात की जो पुष्टि होती है वो हमें किससे पता चलता है, ये भिटरी पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इन्होंने इनको हरा दिया था। उसमें इस बात का डिस्क्रिप्शन है, इस बात का जिक्र किया गया है कि जो है हुंस को स्कंदगुप्त ने हराया था। और हुंस जो कि सेंट्रल एशियन ट्राइब थी, बहुत बड़ी, उनको हराना भी इतना आसान नहीं था, लेकिन इनको हराने में ही काफ़ी कुछ नुकसान हो गया था इनके एम्पायर का। और ये ऐसे ही नहीं हार गए थे, इन्होंने जाते जाते भी काफ़ी कुछ तबाह कर दिया था। इन्होंने यहाँ के पूरे ट्रेड एंड कॉमर्स को तबाह कर दिया था, जो कि सबसे मेजर चीज़ थी, सबसे मेजर चीज़ थी, और जिससे इनका एम्पायर फ्लरिश कर रहा था, ग्रो कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो उसको इन्होंने पूरा तबाह कर दिया था, तहस नहस कर दिया था उसका। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया जो लास्ट डेट पाई जाती है 467, वो आपकी सिल्वर कॉइन से ही पाई जाती है। और फ्रेंड्स फिर स्कंदगुप्त के बाद भी आते हैं और रूलर्स, लेकिन जो डायनेस्टी है वो तो चंद्रगुप्त टू ही तक एक तरह से आप कह सकते हैं रेन ख़त्म होने लग गया था। लेकिन उसके बाद आपके आते हैं स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त आते हैं, उनके बेटे, फिर उनके बेटे जो है बुद्धगुप्त आते हैं, फिर उनके ब्रदर हैं जो है नरसिम्हगुप्त और बालदत्य, फिर कुमारगुप्त टू और कुमारगुप्त थ्री। और उसके बाद जो लास्ट रूलर आपके विष्णुगुप्त थे,
जिनसे ये डायनेस्टी का जो है अंत होता है, समापन होता है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या रीज़न थे डाउनफॉल के। वैसे तो मैं आपको पूरे वीडियोस में इतनी बार बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार एंड में देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या रीजंस थे इनके डाउनफॉल के, जो इतना बड़ा अम्पायर, इतना बड़ा साम्राज्य समाप्त हो गया, अपनी जो है एंड की ओर आ पड़ा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको एक रीज़न बताया कि हुन्स का इन्वेशन था, जो कि डाउनफॉल का रीज़न बना इनके गुप्ता एम्पायर के। तो फ्रेंड्स ये जो हुन्स का इन्वेजन हुआ, ये एग्जैक्टली हुआ कहाँ से था? ये आपका फ्रेंड्स जो खाइबर पास था, ये बहुत ही बड़ा रीज़न था जिससे ये लोग आ पाए और इन्वेड कर पाए। इनफैक्ट यही नहीं, बहुत बार इन्वेजन हुआ, तो ये खाइबर पास बहुत ही बड़ा रीज़न था। ये आपका जो है क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और जो प्रेजेंट टाइम में अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे ये है। तो ये खाइबर पास से ये इन्वेड किया इन्होंने, और जो ट्रेड एंड कॉमर्स था पूरी तरह से उसको डिस्टर्ब कर दिया, मतलब तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया उसका। और ये आपका जो है नासिक और पैथन और पाटलिपुत्र बनारस में जितना भी सब था, ये इनकी पूरी अर्थव्यवस्था यहाँ की बिगड़ गई इनके इन्वेजन के बाद। अब जहाँ भी लड़ाई वगैरह होगी तो वहाँ कुछ तो नुकसान हो गई, तो इनके ट्रेड एंड कॉमर्स पे बहुत असर पड़ा। और क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हमारे सिल्क और कॉटन इन सब से इतना प्रभावित था और हमारी स्पाइसेस वगैरह से, तो उसी का ट्रेड होता था सब। तो वो जो रूट था, वो रूट ही इन्होंने एक तरह से पूरा तबाह कर दिया था, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट समझ लीजिए बंद हो गया था। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 35% ऑलमोस्ट हम वर्ल्ड की जीडीपी शेयर करते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे कुछ नहीं था, ये आपका अमेरिका एंड ऑल कुछ भी नहीं था, इंडिया ही था जो कि सोने की चिड़िया कहलाता था। तो इन्होंने पूरा डिस्टर्ब कर दिया। अब आप किसी की भी इकोनॉमी पे जो है असर डालेंगे तो जाहिर सी बात है उसके साम्राज्य पे तो असर पड़ेगा ही, अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। और इसके साथ ही फ्रेंड्स इन्होंने जो लर्निंग सेंटर था आपका तक्षशिला, वो भी तबाह कर दिया था, वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न था इनके जो है डाउनफॉल का, इनके अंत का। और जो सेकेंड रीज़न था वो तो इनका खुद का बनाया हुआ था एक तरह से, फ्यूडलिज्म, जो कि आप कहते हैं कि भूदान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भूदान जो आपका था, लैंड ग्रांट्स, तो ये बहुत ही बड़ा रीज़न था। ये तो इन्होंने खुद ही जनरेट किया था, क्योंकि पहले तो ये जान ही नहीं पाए एक्चुअली कि ये हमारे जो है डाउनफॉल का रीज़न बन जाएगा। ये ब्राह्मण्स को दान देते थे, ये रिलीजियस वे में दो तरीके से करते थे दान। एक तो जो ब्राह्मण्स रिलीजियस सेरेमनी कराते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ वगैरह हो गया, तो ये सब कराने पे वो उनको लैंड जो है दे देते थे दान में, कि जाइए आप वो ज़मीन ले लीजिए, या फिर जो उनके कंट्रोल में नहीं है, मतलब उनके अंडर में है लेकिन वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है, उनकी रेंज से थोड़ा दूर है, तो वो दे दिया। और प्लस उसके साथ ही उसको फ्री ऑफ टैक्स भी कर दिया। अब उस लैंड पे कोई इनकम नहीं आ रही है, नो टैक्स तो नो इनकम। भाई टैक्स नहीं है कोई और लैंड है, अब ज़मीन तो कितना बड़ा जो है रीज़न होता है इनकम का, वही नहीं आ रही है, तो उससे भी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। और फिर दूसरी बात, ब्राह्मण्स को दिया तो दिया, जो भी रिलीजियस सेरेमनी कराई, उसके साथ ही वो सेकुलर पार्टीज़ को भी दे देते थे, जैसे कि राइटर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, या फिर किसी टेम्पल वगैरह के लिए जो है डोनेट कर दी कि जाओ भाई इस पे मंदिर बना लो, कंस्ट्रक्ट करा लो, तो उस पर भी अब कोई टैक्स नहीं लग रहा है। और उस टाइम पे मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो लैंड रेवेन्यू होता था वो 1/6 आपका माना जाता था। ठीक है, 1/6 आपका रिकॉर्ड्स में पाया जाता है, जितना भी लैंड रहता है उसका 1/6 होता है। तो वो जो है वो सब कुछ मिल ही नहीं रहा था। और फिर धीरे धीरे इन्होंने इसको एकदम प्रचलित कर दिया इतना कि किसी को भी मान लीजिए नई सैलरी वैलरी दे रहे हैं तो बोल दिया हाँ लैंड ले लो, और उसके लिए ऑफिशियल्स अपॉइंट कर लिए लेटर बाद में। तो ऑफिशियल्स क्या करते थे, जो सामंत थे, अब उन्हें तो लैंड मिल गया, वो उस लैंड से जो पीजेंट्स हुआ होते थे बेचारे, जो आम आदमी, हर जगह तो वही पिसता है, आज भी आम आदमी को ही दिक्कत होगी। भाई जो ऑफिसर्स हैं और जो अमीर है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो जो पीजेंट्स हैं वो तो दे ही रहे हैं आपको टैक्स। जो ऑफिशियल्स हैं, जो सामंत वगैरह होते थे, उनको तो मिल ही जाते थे, और ये जो है उनके अंपायर के उसमें नहीं जाता था। ठीक है, अंपायर को ये नहीं मिलता था, ये इनके उसमें जाता था,
ये इनकम इनकी होती थी सामंत की, और इससे ये क्या करते थे अपनी, इन्होंने अब इन्हें लैंड भी मिल गया, इनकम भी मिल गई, तो इन्होंने अपनी अच्छी खासी आर्मी बना ली। ठीक है फ्रेंड्स, आर्मी बना ली और बोला कि हम आप ही को मदद करेंगे, किसको, राजा को। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बाद में अपनी आर्मी बना करके वहीं उनके सामने जब देखा कि हुंस का इन्वेजन हुआ है, तो उसके बाद वो कमज़ोर पड़ गए हैं। उन्हें पता चला कि हाँ अब ये कमज़ोर हैं, तो जो छोटे छोटे राजा वगैरह थे और जो उनके अंडर में थे वो सब कहने लग गए कि हमें भी भाई इंडिपेंडेंस ही चाहिए, हम आपके अंडर में नहीं रहेंगे। सब मुंह खोलने लग गए। तो ये सामंत वगैरह सब मुंह खोलने लग गए और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया इनके अगेंस्ट। तो उससे भी एक जो है डाउनफॉल हुआ कि हाँ अब उनके वो इतने एफिशिएंट रहे नहीं कि वो लड़ सके। आर्मी तो थी, लेकिन राजा को भी तो उस लायक होना चाहिए भाई। आप शासन अच्छे से राज नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा। तो वही चीज़ है, वो राज ही नहीं कर पाए। उनकी जितनी मिलिट्री थी वो भी तबाह हो गई। मैंने आपको बताया था कितने कितने लार्ज नंबर्स में उनके पास सब कुछ था। तो वो सब तबाह हो गया किस वजह से। एक तो ये हुंस का इन्वेजन जो कि आपके खैबर पास से हुआ था, और दूसरा ये फ्यूडलिज़म, और तीसरा फ्रेंड्स एक और बुक में पाया जाता है कि बुद्धिज़्म में भी थोड़ा सा आगे ये लोग फॉलो करने लग गए थे। तो वो भी एक रीज़न था। वो इतना मुझे लगा नहीं रेलेवेंट, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। बट ऐसा मैंने बुक्स में पढ़ा था कि बुद्धिज़्म को भी वो फॉलो करने लग गए थे जो बाद के रूलर्स थे। तो उससे भी एक इनके डिग्रेडेशन का, डाउनफॉल का वो रीज़न बन गया था। तो फ्रेंड्स ये था फाइनली गुप्ता एम्पायर की हिस्ट्री और कह सकते हैं उनके रूलर्स की बायोग्राफी। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ कुछ भी छूट गया, कुछ भी मिस हो गया है, मैं भी इंसान ही हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं ना। आपको इफ़ अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।